हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाला सारा वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा में कैसा पेपर आता है, तो आज हम लोग फुल पेपर करने वाले हैं। तो देख लो, ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। तो ये आपकी शाम को प्रैक्टिस क्लास चल रही है, तो पहली क्लास आपकी आज से शुरू करेंगे हम लोग। लाइव क्लास आपको 8 बजे मिलता है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। डेली ऐसा नहीं होता है, तबीयत हमारी ठीक नहीं है, इस चक्कर से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लें। राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। शैलेश पाल, सपना यादव, पिंकी कुमारी, शिवानी प्रजापति, कंचन, नेहा गुप्ता, कोमल, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लें। सभी प्यारे भाई बहन रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट में यस करिए, सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। नीरज सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रियंका शर्मा, गुड इवनिंग। राजशिखा, गुड इवनिंग। चलिए सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। नैन्सी गौतम, गुड इवनिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करें। जूली सिंह, गुड इवनिंग। चलो भाई क्लास को शुरू कर लेते हैं। एक बार शेड्यूल देख लेंगे, डेली जो आपकी क्लास है वो किस टाइम पे होती है। तो मॉर्निंग पहली क्लास आपकी 11 बजे से होती है। ये 11 बजे वाली जो क्लास है, इसमें आपको हिंदी, जीके और 12 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। 12 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। ठीक है, ये क्लास आपके लिए एक ही होती है, कंबाइंड क्लास रहती है ये। दोस्तों रामबाण क्लास होती है ये। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी रामबाण होती है। ठीक है, क्लास को शुरू कर लें। सभी लोग रेडी है ना? आशीष यादव, खुश रहो भाई, खुश रहो। चलो सेशन को स्टार्ट करेंगे। हिंदी से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। हिंदी से शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कारक की बात करें तो कारक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 कारक होते हैं कारक चिन्ह। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब यहाँ पर कैसे पहचानोगे? तो जब आपको कारक चिन्ह पता होगा, जब आपको कारक चिन्ह पता होंगे तभी आप पता लगा पाओगे कि कौन सा कारक है और कौन सा नहीं। जैसे अधिकरण कारक की अगर बात करें तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, पहचान क्या होती है? जिस वाक्य में आपको कारक चिन्ह मिल जाए, में और पर, वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जहां पर आपको संबोधन कारक की अगर बात करें तो संबोधन में क्या होता है कि ए मिल जाए, हे मिल जाए, हो मिल जाए, अरे मिल जाए, लेकिन इसके साथ में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी ख्याल रखना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको दिखना चाहिए, तभी आपका ये संबोधन कारक सही होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपने देखा कि ए मिल रहा है और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्ता कारक की बात करेंगे तो कर्ता कारक का परसर्ग यानी परसर्ग को ही चिन्ह बोलते हैं, ने होता है। करण कारक की बात करेंगे तो इसका परसर्ग होता है से। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर। आपसे कह रहा मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। सचिन त्रिपाठी, सर आप हाई कोर्ट की क्लास रेगुलर क्यों नहीं लेते हैं? वॉइस नहीं आ रही है? लेंगे लेंगे लेंगे, बिल्कुल क्लास आज आपकी होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्लास होगी। चलिए आंसर करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए मीठा शब्द जो दिया है, अगर मीठा शब्द का हम लोग भाववाचक संज्ञा में शब्द बनाएंगे तो मिठास बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आज साइंस की क्लास हुई तो थी आशीष, साइंस की क्लास आज हुई है।
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आ जाता है, मैं, हम, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। सर्वनाम की बात करें तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये यहां से ही पता चलेगा। ठीक है, ये यहां से ही पता चलेगा। मैं हो गया, हम हो गया, ठीक है, और मैं से ही क्या बना है, मुझे, मुझे हो जाए, मेरा हो जाए। ठीक है, तो ये सभी किसमें, मुझसे हो गया, मुझको हो गया, ये सभी किसमें आएंगे, उत्तम पुरुष में। ठीक है, मध्यम पुरुष की अगर बात करेंगे तो तुम हो जाए। जहां पर आपको सर्वनाम शब्द तुम मिले वहां पर क्या होगा, मध्यम पुरुष। तुम हो, तुमने हो, तुम्हें हो, आपको, ये सभी किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष की अगर बात करेंगे तो जहां पर वह, यह, वे, ये सभी सर्वनाम आएंगे वहां पर क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चौथा नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण क्या है। सर, यूपीएसआई के लिए हिंदी के प्रैक्टिस के लिए कोई बुक आती है क्या, प्लीज बताइए। देखिए, हिंदी की बहुत सारी बुकें आती हैं। अगर आपको एकदम हिंदी तगड़ी तैयारी करनी है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप नालंदा की ले लीजिए। नालंदा की बुक आती है, उसमें आपको हर एक बारीक से बारीक चीज़ दी होगी। मतलब ये समझ लीजिए बहुत हाई लेवल बुक है वो। बोलते नहीं है हिंदी की हमें एक बुक ऐसी बताइए जिससे हम भरपूर तैयारी कर पाए, कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन नालंदा की आप पढ़ सकते हो। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन हो, नालंदा ले लो ना, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारी बुकें मार्केट में हैं भाई, बहुत सारी बुकें हैं। अरिहंत की ले लो, हाँ, किरण की ले लो, बहुत सारी बुकें हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो यहाँ पर देखो आधा लीटर, मात्रा आ गई ना यहाँ पे, किसकी, दूध की। तो क्या करोगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण। चौथे नंबर पे ध्यान दीजिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। आधा लीटर ये क्या है, माप है, किसकी, दूध की। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दोस्तों, राइट आंसर यहां पर सकर्मक क्रिया के लिए पूछा गया है। देखो, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म दिया होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। अब आप यहां पर क्या करोगे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सकर्मक क्रिया यहां पर पूछी है 5वें नंबर में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है, छठा नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। दोस्तों ध्यान देना, कृतवाच्य की बात कर रहा है। कृतवाच्य की पहचान क्या होती है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कृतवाच्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखोगे तो यहां पर दिया गया तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए पहला वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 7वें नंबर में आपसे ये कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। 7वें नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, जिनका जिनका आंसर आ रहा है जहां पर दिया हो चुका था, चुके थे, चुकी थी, वहां पर आप क्या करोगे, पूर्ण भूत करोगे। हालांकि था थी थे से ये पता चलता है कि ये वाक्य किसमें है, भूत में है, लेकिन यहां पर क्या है, चुका था, चुकी थे, जहां पर आएगा वहां पर आप क्या करोगे, पूर्ण लगा दोगे, क्योंकि काम पूरा हो चुका है।
ठीक है, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, यहाँ से जुड़ करके आपको सही सही जानकारी मिलती है और यहाँ से आपको जो भी क्लास मिलती है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, तो क्लास को लाइक करके हमें ज़रूर इंडिकेट कर दिया करें, मोटिवेट कर दिया करें, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहा करें सभी प्यारे भाई बहन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मैं खाना खा चुका था, ऑप्शन नंबर डी करने के बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 8वां नंबर है। 8वें नंबर में आपसे कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ध्यान दीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो कंठ तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं 8वें नंबर पर राइट आंसर हो जाता है ए और ऐ। ये दो वर्ण आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों वर्ण का उच्चारण कंठ तालु से होता है। देखिए डेली का 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक करके ये 50 एक छोटा सा टारगेट रहता है डेली की क्लास का, तो इसको ज़रूर पूरा कर दिया करें सभी लोग। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम आपको अपना 100% देते हैं तो आपसे भी उम्मीद करते हैं आप भी अपना 100% दिया करें वीडियो को लाइक और शेयर करके। भाई जो आपके लिए मेहनत करते हैं वो और भी लोगों तक पहुंचाने में आपका सहयोग मिल पाता है। 90 नंबर पे आ जाइए। बराबर का चिन्ह है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। मतलब इसका जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो किसके अनुसार होता है। तो ये जो चिन्ह है ये प्रयुक्त होता है तुल्यता सूचक में। कहाँ पर? तुल्यता सूचक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 10वां नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर है गौ। गौ का सामान्य बहुवचन दिया गया है, विकल्पों में से कौन सा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। फरजाना खातून गुड इवनिंग। इसमें कह रहा है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर इस शब्द का बहुवचन अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? गौवें बनेगा। क्या बनेगा? गौ का गौवें बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 11वां नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है। दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रहस्यमय। रहस्यमय। विचित्र की अगर बात करें तो विचित्र शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द दिए हैं। विलक्षण होता है, अनूठा होता है, भिन्न होता है, लेकिन रहस्यमय नहीं होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वर शब्द का स्त्रीवाचक बनाइए क्या होगा। वर शब्द का स्त्रीवाचक बनाइए क्या होगा। देखिए डेली की क्लास का टाइमिंग है मॉर्निंग 11 बजे। पहली क्लास मॉर्निंग 11 बजे, दूसरी क्लास 12 बजे से रीजनिंग की होती है, तीसरी क्लास आपकी 2 बजे से होती है साइंस की, और चौथी क्लास 8 बजे शाम को होती है प्रैक्टिस की। ये क्लासें रहती हैं आपकी। कोई भी क्लास आप ज्वाइन करोगे काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। SK यादव, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। चलो यहाँ पर आ जाओ भाई। वर के लिए क्या करोगे? वधू करोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। लालटेन शब्द निम्नलिखित में से आपको बताना है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन शब्द, लालटेन शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। 13 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अविकारी शब्द क्या होते हैं?
अविकारी शब्द निम्न में से क्या होते हैं? अनीता यादव गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा, अविकारी शब्द निम्न में से क्या होते हैं? 14 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है, अविकारी शब्द को ही क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। 14 नंबर। अब इसकी जो डेफिनीशन होती है वो समझ लीजिए। डेफिनीशन क्या होती है कि जिन शब्दों के रूप में, अव्यय की डेफिनेशन क्या होती है? जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे आप, तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, जैसे हमने आपसे कहा और, यहां, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इनमें कोई परिवर्तन कर सकते हो आप? बताओ मुझे, इन शब्दों में आप कोई परिवर्तन करके दिखा दो तो बताओ मुझे। जिन शब्दों के रूप में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, उन्हें ही अविकारी शब्द कहते हैं, यानी अव्यय कहते हैं। यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अविकारी शब्द के अगर बात करें, यानी अव्यय के 4 भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला भेद होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा भेद होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 होते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा बेमेल को छांटिए। बेमेल कैसा? बेमेल का मतलब ये हो गया कि 3 किसी ना किसी प्रकार समान है और एक ऐसा विकल्प है जो उन 3 विकल्पों से बिल्कुल अलग है। जैसे आपने यहाँ पर देखा बेमेल को छांटिए, तो बेमेल को जब छांटेंगे तो यहाँ पर ये समझेंगे कि सेवा सदन ये तो रचना है, निर्मला गोदान ये भी रचना है। किसकी रचना है? तो ये तीनों यहाँ पर जो रचनाएं दी हैं ये प्रेम चंद की रचना है। किसकी है? प्रेमचंद की, ठीक है। और चंद्रकांता की अगर बात करेंगे तो ये किसकी है? ये देवकी नंदन खत्री की है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों राइट आंसर 16 में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, पंचानन। देखिए पंच का अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा? 5 बन जाएगा। निर्णय करने वाला बन जाएगा, ग्राम सरपंच बन जाएगा, लेकिन पंचानन नहीं बनेगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 17 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत खाली जगह। अमीशा गुड इवनिंग, बहुत लेट कर दिया आपने क्लास को ज्वाइन करने में। 17 नंबर पे आ जाइए। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, जो इस पंक्ति को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 18 नंबर है। इसमें कह रहा है कि खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। बताओ, खर का अनेकार्थी शब्द पहचानिए। रिंकी यादव गुड इवनिंग। एटीन नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग क्या कर लोगे? बी राइट कर लोगे, बाण। खर का देखिए, खर की अगर बात करें तो अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है? गधा होता है, तिनका होता है, एक राक्षक होता है, ठीक है। राक्षस, एक राक्षस, ठीक है, एक राक्षस कर लेंगे। लेकिन अगर यहां पर हम लोग बात करें कि बाण
तो खर का अनेकार्थी शब्द बाण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। आशीष यादव गुड इवनिंग, अन्नू प्रजापति गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे भाई बहन, 19 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, परिणामत। अतः का समानार्थी शब्द क्या होता है, परिणामत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द के प्रारंभ में शुरुआत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो सुशिक्षित में क्या है उपसर्ग, सु। ऑप्शन नंबर बी जिनका जिनका सही आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें क्या है, धड़ाक में प्रत्यय क्या है। धड़ाक में क्या प्रत्यय है, 21 पे धड़ाक प्रत्यय पूछा गया है। क्वेश्चन मैं इस तरह का करवा चुका हूं, उम्मीद है आप लोग सभी लोग आंसर दे पाएंगे। धड़ाक, धड़ आक, तो यहां पर क्या करोगे, आक जो कि आपका प्रत्यय है, यानी आक प्रत्यय का प्रयोग करके धड़ाक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, मक्खन का तत्सम रूप क्या है। यानी मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा, संस्कृत में मक्खन को क्या कहते हैं। 22 पे राइट आंसर आप लोग करेंगे तो मक्खन का जो तत्सम शब्द होता है, यानी जो संस्कृत वाला शब्द होता है वो मृच्छण होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा, मृच्छण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 23 नंबर आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, 23 पे राइट आंसर आप लोग करिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, डेफिनेशन भी समझते रहा करिए कि जिन संस्कृत शब्दों की बात की जाए, यानी संस्कृत के शब्द जो तत्सम वाले शब्द होते हैं वो प्योर संस्कृत के होते हैं, ठीक है। और ऐसे संस्कृत के शब्द जो अपने मूल रूप को बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बंदर कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। वानर तत्सम है, पवन तत्सम है, पर्यंक तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 24 नंबर में, जिसमें दिया गया है षष्ठ पद का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। चौबीस नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। अच्छा, आप लोगों से मैंने कल एक क्वेश्चन किया हुआ था, उसका आंसर आप लोगों ने दिया नहीं, सभी लोगों ने। गलत बात है भाई ये। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, क्या आप लोगों को याद है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से किया था कल कि निर्विवाद का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आप लोगों ने आंसर नहीं किया, सब लोगों ने। ऐसे पढ़ाई करेंगे आप लोग। ऐसे पढ़ाई होगी भाई। आंसर वांसर सब लोग देते रहा करिए, अच्छी बात है, जानकारी होती रहती है। सबके लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है वो क्वेश्चन। वहां पर इसलिए किया गया था कि सभी लोग आंसर करें। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, 24 पे राइट आंसर यहां पर करेंगे तो षष्ठ पद का पर्यायवाची क्या बन जाएगा, षष्ठ पद भ्रमर। क्या बनेगा, भ्रमर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर आपके स्क्रीन पे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि गणेश का पर्यायवाची नहीं है। भाई आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन पुटअप किया था मैंने, कि एक क्वेश्चन किया आप लोगों से, जानना चाहा कि भाई किसे किसे देखें आंसर सही आता है इसका क्वेश्चन का। तो नहीं भी आता है तो भी आप लोग ट्राई किया करो, आंसर दिया करो, ठीक है। उसमें हिचकिचाहट वाली बात नहीं होता, नहीं आया तो नहीं आया भाई, आ रहा है तो आंसर कर दिया, नहीं आ रहा है तो ये मत सोचा करो नहीं करेंगे, करेंगे। हो सकता है जो आप आंसर सोच रहे हो वो सही हो,
लेकिन अगर इसी थिंकिंग में रहेंगे कि हमारा आंसर सही होगा कि नहीं सही होगा, अरे गलत ना हो जाए कहीं, तो सोचते रहेंगे, तो फिर सोचते सोचते तो फिर टाइम निकल जाएगा। समझ रहे हो? रिस्क लेना पड़ेगा ना, लाइफ लाइफ है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। 24 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनद। धनद धनद धनद। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है। विनायक गणेश का पर्यायवाची है, एकदंत लंबोदर, ये तीन जो हैं गणेश के ही पर्यायवाची हैं। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपके स्क्रीन पर है। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों 26 पे राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है? दोस्तों ध्यान देना, तीन वाक्य ऐसे हैं जो कि गलत हैं, एक सही है, तो शुद्ध वाला वाक्य छांटेंगे यहां पर। कौन सा है? फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहां ताजा और गर्म भैंस, ताजा और गर्म भैंस, ये गलत है यहां पे। उससे मृत्युदंड की सजा दी गई, मृत्युदंड भी दिया है, सजा भी दिया है। यहां पर या तो बोला जाता कि उसे मृत्युदंड दिया गया। सजा और मृत्युदंड दोनों एक जगह, मतलब एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग में नहीं लिए जाते, तो ये भी गलत हो गया 27 नंबर पे। तो इसमें क्या है कि फूलों की सौंदर्यता और दर्शनी, ये दोनों शब्द एक जगह प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का ये है कि सौंदर्यता गलत प्रयोग किया गया है, सौंदर्य होना चाहिए। फूलों की सौंदर्य, और की नहीं होगा, फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, ऐसा सही होता वाक्य, तो ये भी गलत है। तो यहां पर क्या करोगे? उपर्युक्त में कोई नहीं, यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तीनों वाक्य गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कैसा होता है? संयुक्त वाक्य की खूबी ये होती है कि ये संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ करके बनता है, लेकिन जोड़ने की खूबी ये है कि वो एक समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करता है जोड़ने में। ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया उसने खाना खाया और सो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसने खाना खाया और सो गया, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो लोग जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 29 नंबर। देखो 29 नंबर प्रश्न में क्या है कि एक वाक्य के टुकड़े दे दिए गए हैं, यानी खंड दे दिए गए हैं। अब आपसे कह रहा है दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या को निश्चित कर दिया गया है। मतलब ये अपना स्थान बदलता नहीं है। सकारात्मक सोच और ही सार्थकता है, ये दोनों अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। लिखा नहीं है कि अंतिम भाग और पहला भाग, जिसको 1 और 6 की संख्या दे दी गई है, इनके बीच में आने वाले वाक्यांशों को 4 भागों में बांटा गया है, या अलावा की संख्या की, ये जो संख्या दी गई है इन्हीं को ही आपको क्रम से लगाना है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके उचित क्रम में। तो चलो भैया कर लो इसको जल्दी से, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं जिससे पूरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखे। इसमें देखिएगा सकारात्मक सोच 29 पे, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, और सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है। तो यहां पर सही विकल्प आपका क्या हो गया? फिर से समझिएगा, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, और सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बी 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 करेक्ट होगा यहां पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य के टुकड़े कर दिए गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि किस वाक्य में आपको त्रुटि
समझ आ रही है। मतलब आपको वाक्य का अशुद्ध भाग का पता लगाना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में चलेंगे। तो आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले ही त्रुटि समझ में आ रही है, व्यर्थ और बेकार ये दोनों शब्द एक साथ एक ही वाक्य में नहीं आएंगे। तो आप यहां पर क्या त्रुटि करोगे भाई? हम तो यहां पर त्रुटि करेंगे कि बेकार, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, बेकार को हटाओ यहां से, इसका कोई काम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट करो। पिंकी कुमारी गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन 31 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस समय नेटवर्क इशू चल रहा है, खासकर जियो का नेटवर्क हो या एयरटेल का हो, बहुत इशू आ रहा है, बफरिंग करता है शाम को। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, वर्णों के मेल से संधि बनती है, वर्णों के मेल से संधि बनती है, शब्दों के मेल से समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 32 नंबर है। देखिए जिसके यूजर ज्यादा होंगे तो दिक्कत होगी होगी। अब यूजर तो जियो के बढ़ ही रहे हैं, क्यों भाई? 32 नंबर पे राइट आंसर क्या है भाई? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सत्य धन आग्रह होता है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। तो यहां पर कौन सी संधि है? छोटा आ बड़ा आ मिलकर के, बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना लेते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर आपके स्क्रीन पे। 33 नंबर में कह रहा है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? दोस्तों डेली की तरह 50 लाइक्स का टारगेट रहता है, तो सभी प्यारे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, नए स्टूडेंट नहीं हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन। जिस प्रकार से मैं अपना 100% देता हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपना 100% दिया करें। तो 50 लाइक्स जरूर पूरे कर दें क्लास के, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। एक छोटा सा टारगेट रखा जाता है आपकी स्पेशल क्लास का। चलिए यहां पर आ जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन में। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 33 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 34 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चौबीस नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या, सॉरी 24 करें, 34 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहां पर जो लोग कर रहे हैं नश्वर, इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 35 नंबर है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना 35 पर राइट आंसर क्या होता है? नाक का बाल होना यानी आप देखो, प्रिय होना, अकारण प्रिय होना, दोनों ही इसके सही आंसर हैं। ठीक है, नाक का बाल होना, प्रिय होना या अकारण प्रिय होना। अगला क्वेश्चन यहां पे 36 नंबर है। 8 कन्नौजियां 9 चूल्हे, 8 कन्नौजियां 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? 36 पे राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? यहां पर हो जाता है अलगाव की स्थिति। 8 कन्नौजियां 9 चूल्हे क्या होता है? अलगाव की स्थिति। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे क्या कह रहा है बताइएगा ध्यान से।
गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है बताइए, गौशाला में कौन सा समास है। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, गौशाला में कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो हमें द्वितीय पद मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद, तो जो हमें यहाँ पर उत्तर पद मिल रहा है, ध्यान देना, जो उत्तर पद मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद भी कहते हैं, उत्तर पद भी कहते हैं, तो जो हमें यहाँ पर उत्तर पद मिल रहा है, ये उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। लेकिन अगर अभी भी पहचान नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कह सकते हैं गौशाला यानी गाय, गाय के लिए शाला, क्या करोगे, गाय के लिए शाला, ठीक है। ये क्या है, विग्रह है, समास विग्रह जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, विग्रह। अब यहां पर तत्पुरुष समास तो आंसर हमें पहले ही पता चल गया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप क्या करोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बताइए जल्दी से आंसर करिए फटाफट से। अगर यहां पर समास विग्रह कर दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा, तो आप क्या करोगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर कह रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमीषा, शिवानी, आशीष। चलिए ध्यान दीजिएगा, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो 38 पे राइट आंसर हो जाता है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर 39 में आपसे ये कह रहा है कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है। बातचीत बिल्कुल भी ना करें, बातचीत बिल्कुल भी ना करें, कोई मतलब नहीं है बातचीत करके। आप जिस काम से आए वो काम करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बातचीत करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। 100% आप मेरे से लिख करके ले लो, कोई मतलब नहीं मिलने वाला, मतलब कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला। 39 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे भाई, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर 40 नंबर है। 40 नंबर में आपसे कह रहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताओ। तो 40 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाता है यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पर 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा बताइए कुमार संभवम के रचयिता कौन है, कुमार संभवम के रचयिता कौन है। निम्न में से राइट आंसर करेंगे 46 में, कुमार संभवम के रचयिता कौन है। कुमार संभवम हो, मेघदूत हो, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम हो, रघुवंशम, ये सभी रचनाएं किनकी हैं, कालिदास की हैं। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, सी कर लोगे, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर है। इसमें कह रहा है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने करी, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने करी है। 47 पे स्कंदगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने करी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, विनय पत्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनय पत्रिका
किस कवि की रचना है? 48 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर लेंगे तुलसीदास की रचना। बातचीत ना करें बेटा, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है बातचीत करके। 49 पे आ जाएंगे, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? 49 पे राइट आंसर बताएंगे, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। 49 पे राइट आंसर आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ये समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सभी। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन आपके देखिए हिंदी के हो गए और उम्मीद है कि इन 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए होंगे। चलिए आ जाइए जीके। जीके में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जीके सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर करिए जल्दी से, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिनका जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ, बिल्कुल सही आंसर है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, और पहला उपदेश जो दिया, यानी जिसको हम लोग धर्मापदेश भी कहते हैं, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन, बौद्ध ग्रंथों को, सॉरी, बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों को, या बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 92 नंबर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? खिज्र खान निम्न में से बताइए किस राजवंश से संबंधित है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। 50 लाइक्स टारगेट रहता है डेली का, ज़रूर पूरा कर दिया करें। एक छोटा सा टारगेट होता है, बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चलते हैं, केवल 50 लाइक्स का टारगेट लेके चलते हैं। तो सभी प्यारे भाई बहन यहाँ से जुड़ करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं, विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं, तो सेशन को लाइक ज़रूर किया करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए 92 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, सैयद वंश से संबंधित है। खिज्र खान किससे संबंधित, किस वंश से संबंधित है? खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर में कह रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग खाली जगह तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो अहमदाबाद यहाँ पर होगा, या इलाहाबाद होगा, भुवनेश्वर होगा, या फिर त्रावणकोर होगा। त्रावणकोर दिया है, सॉरी, त्रावणकोर। 93 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी कर लेंगे, इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 94 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की जो स्थापना है वो किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं और यही इस तरह के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 94 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरविंद घोष। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने करी थी? तो अरविंद घोष ने करी थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर 95 में आपसे ये पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ध्यान देना, भारतवर्ष में प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह है दिन संविधान अधिनियम 1992 के
जारी होने का प्रतीक है, जो कि 73वां संशोधन है। कौन सा दिन है? भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 95 में ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? बी कर लोगे। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 96 नंबर है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, बताइए भारत में आयकर को कहा जा सकता है? भारत में जो आयकर है इसको क्या कहा जा सकता है? तो 96 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगामी। प्रत्यक्ष और प्रगामी 96 में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 97 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड, जिसको हम लोग अध्याय भी कहते हैं, कांड नहीं दिया होगा तो अध्याय दिया होगा, कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, कि उत्तरकांड है, कि लंका कांड है? तो सबसे जो लंबा कांड है वो बाल कांड है। कौन सा है? सबसे लंबा कांड जो है वो कौन सा है? बाल कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 98 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? यानी मिट्टी का जो कटाव है सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी में होता है, बताओ। तो 98 पे राइट आंसर आप लोग कर लोगे, जो बलुई मिट्टी होती है, जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी, इसमें सबसे ज़्यादा कटाव होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 99 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? 99 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? 99 पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग आंसर गलत करने वाले हैं। निधि राज ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नीरज, नेहा मिश्रा, पिंकी कुमारी, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। उपरोक्त सभी होगा। धोबिया, राई, सैरा, ये तीनों के तीनों मुख्य लोक नृत्य हैं यूपी के। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि धोबिया ये कहाँ से कैसा क्या है? तो धोबिया राग जो है ये धोबी जाति द्वारा यूपी में इस लोक नृत्य को प्रमुख माना जाता है। राई की बात करेंगे तो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा इसको राई लोक नृत्य किया जाता है। और सायरा की बात, सायरा दिया हो या इस तरीके से लिखा हो, सायरा ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ध्यान देना, ये दोनों के दोनों ही बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, नाचे गाए जाते हैं, समझिए। चलो कोई बात नहीं, अब सुन लिया आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 100 नंबर है। 100 नंबर में देखो आपसे कहे क्या रहा है, प्यार से ये पूछ रहा है, बताइए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में ये बताइए सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों 100 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है नलकूप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 101 नंबर। इसमें आपसे कह रहा है कि 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 101 पे राइट आंसर यहां पर आप लोग क्या करेंगे? 101 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा? तृतीय तभी बता पाओगे जब आपको पहला दूसरा पता होगा, तभी तो बता पाओगे कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों 102 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। तो पहला तो हो गया भारत रत्न। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार
पद्म पुरस्कार है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, पद्म पुरस्कार तो यहाँ नहीं दिया है। हालांकि उसके बाद अगर बात करें तो तृतीय श्रेणी में कौन आता है, पद्म भूषण। कौन सा आता है, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। पद्म भूषण आता है। ठीक है, और चौथी श्रेणी में पद्म विभूषण आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, बता डालो जल्दी से। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? अंकित कुमार, हाँ बिहार का भी है, बिहार के लिए भी है। बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, और अन्य स्टेट से जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुतुब मीनार में स्थित है। कहाँ पर? तो राइट आंसर कर लेंगे दिल्ली में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 104 नंबर है। इसमें कह रहा है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बताया? अंकित कुमार, यहां से जुड़ करके आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। राहुल राजपूत, क्या हाल है भाई? चलो, इसमें कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा 104 पे ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 105 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा महात्मा गांधी भाप से चलने वाली जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। कहां पर? राइट आंसर यहां पर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, डरबन। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। वह दक्षिण अफ्रीका भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी भी रही। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 106 नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? एक 106 पे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने करी? तो वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन यहां पर 107 नंबर है। इसमें कह रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 107 पे राइट आंसर हो जाएगा घर्षण गति का विरोध करता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे, ये समझ लीजिए। घर्षण नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, या जो भी वस्तु चलती है तो घर्षण होता है, क्योंकि गति का विरोध करता है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 108 नंबर पे। इसमें कह रहा किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा गया या रखा जाए। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पर, तब उसका भार न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर ज़्यादा होता है अधिकतम। अगला क्वेश्चन ये रहा 109 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम इतना होता है? एक 109 पे राइट आंसर हो जाता है किया गया कार्य, यानी डब्लू। किया गया कार्य यानी डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 110 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र से निकाला हाँ, कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला, गलत लिख दिया है, निकाली गई है।
चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज गलत नोट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, 110 पर राइट आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है ये समुद्र जल से निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 111 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक हेतु टीके की खोज करी थी, वैक्सीनेशन की। अगला अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? 112 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध, मुर्गा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुर्गा हो जाएगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। आलू से मिलता है, फल से मिलता है, अनाज से मिलता है, दूध से मिलता है, लेकिन मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 115 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 116 नंबर है। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं या श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट जो हैं वो किस प्रकार से श्वास लेते हैं? दोस्तों 116 पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। अधिकांश जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया प्रणाली के अनुसार श्वास लेते हैं, यानी श्वसन करते हैं। ठीक है, अधिकांश कीट ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा श्वास लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 117 नंबर है। 117 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है, बताइएगा जल्दी से सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाता है दमा, जिसको हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं। टाइफाइड तो ज्वर को बोलते हैं। टाइफाइड ज्वर को बोलते हैं। ठीक है, दमा को अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, दमा को। तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है? दमा, अस्थमा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 118 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? 118 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? इसमें हो जाएगा अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 119 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? आनंद सिंह, हर हर महादेव। चलिए 119 पर राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? ए राइट कर लोगे, जिसमें दिया गया है ओरेकल RDBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए सबको।
कि कंप्यूटर से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। कह रहा कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर माउस जो है ये किस प्रकार की डिवाइस है, ये इनपुट है कि आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है नहीं, ये स्टोरेज है नहीं, दो में से एक आंसर आपका सही होगा। तो माउस का काम हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ बेटा, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है। जब हम लोग माउस से क्लिक करते हैं देन प्रोसेसिंग के बाद में हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए ऑप्शन बड़े बड़े हो गए, क्वेश्चन छोटा हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी। सिविल सेवा जो है ये किसके शासन काल में प्रारंभ करी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 121 में सिविल सेवा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अक्कू मिश्रा जय हिंद, कैसे हो भाई। अगला क्वेश्चन 122 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्न में से बताइए किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। 122 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, मुकुट पर्वत। भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। लता गोस्वामी यूके बीएड वाले भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ के। ये सबके लिए क्लास है, चाहे वो यूपी बीएड हो, यूके बीएड हो, ठीक है, राजस्थान बीएड हो या आपका छत्तीसगढ़ बीएड हो, कहीं से भी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो यहाँ से जुड़ के। राइट आंसर 122 में हो जाएगा डी, कौन सा, मुकुट पर्वत। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। होन्शु का अर्थ होता है जापानी भाषा में, होन्शु का अर्थ जापानी भाषा में है मुख्य प्रांत। क्या होता है, मुख्य प्रांत। और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा, तेल। यह द्वीप का नाम क्या है, तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है 124 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। 124 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कहाँ चलती है, तो ये वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य चलती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 125 नंबर है। इसमें है ग्रेट बैरियर रीफ एक खाली जगह है। प्रियंका वर्मा गुड इवनिंग। प्रवीण क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, कौन क्लास का है सर, कौन क्लास का। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चल रही है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। 125 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग बी कर लेंगे, प्रवाल रचना। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 126 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों ध्यान देना, 126 पे राइट आंसर हो जाता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन 127 नंबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते से जुड़े संयुक्त राष्ट्र
कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई, किस तिथि को दी गई? आंसर बताएंगे। किस तिथि को दी गई, आंसर बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई को। 31 जुलाई को, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। रीजनिंग करेंगे हम लोग अब यहाँ से। रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार से बाएं पक्ष में पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों के बीच में जो आपको संबंध दिख रहा है वही संबंध किस विकल्प के साथ में तीसरे पद का होगा। तो दोषी भूतकाल, अब देखो दोषी का मत, दोषी तभी होगा वो जब वो भूतकाल का कुछ ऐसा काम करके आया होगा भूतकाल में, भूतकाल मतलब जो बीत गया, तभी तो दोषी होगा। और आशा किससे जुड़ा हुआ शब्द है, वर्तमान से कि भविष्य से? तो भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब अगर आपने कोई गलत काम किया तो भूतकाल में किया, अब दोषी ठहरा दिए गए, ठीक है। अब आशा ये है कि आप कुछ टाइम बाद बरी हो जाओगे, छूट जाओगे जेल से, क्यों भाई? तो ये भविष्य से संबंधित हो गया। आशा जो होती है वो भविष्य से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है श्रृंखला को कंप्लीट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो डब्लू जो है आपका ये 23 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, पी आपका 16 नंबर पे आता है, जे आपका जो है ये 10वें नंबर पे आता है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ घटते हुए क्रम में जा रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है। जब यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 7 को माइनस करोगे तो 16 बनेगा, फिर आप 6 को माइनस करोगे तो 10 बनेगा, फिर आप 5 को माइनस करोगे तो ई बनेगा, ठीक है। फिर ई में क्या कर रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं तो 1 बन रहा है। अब माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 3। जब 3 आप माइनस करोगे ए में आप 3 माइनस कर रहे हो, क्या क्या माइनस कर रहे हो, जेड, वाई, एक्स। तो जब माइनस आप यहाँ पर 3 करोगे तो आंसर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बताओ। मैंने देखो ए बी सी डी यहाँ पर लिख दी है, मैंने ए बी सी डी यहाँ पर लिख दी। अब आपको आंसर बताना है, जब आप माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, जब आप माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा। 62 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 3 माइनस कर रहे हैं। ए को माइनस कर दिया यहाँ पे, ए को माइनस कर दिया, एक सेकंड, ए को माइनस कर दिया, जेड को माइनस कर दिया, वाई को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। डब्लू नहीं, एक्स माइनस होगा, एक्स आएगा आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपके स्क्रीन पर है, 63 नंबर। एक बात बताऊं आप लोगों को, क्लास डिस्टर्ब तब होती है जब आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हो। हम कह रहे हैं दूसरा कोई मैसेज कर रहा है, उससे क्या लेना देना है आपको। जब आप रिप्लाई करोगे तभी तो वो परेशान होगा। जब आप रिप्लाई ही नहीं करोगे तो परेशान होगा ही नहीं वो। खुद परेशान होते हो, बाद में बोलते हो कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अरे जो काम, जिसका जो काम है वो काम करेगा। आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ने आए हो, तैयारी करने हो तो आप पढ़ाई करो, तैयारी करो। जिनका जो काम है वो ही काम करेगा ना वो। 63 नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या है भैया, विषम संख्या चुनना है। तो देखो ये 5 का वर्ग 5 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है कि नहीं होता, पढ़ा होगा आप लोगों ने 63 नंबर पे। और उसके बाद में 1728 जो दिया गया है ये 12 का क्यूब होता है। 1321 किसी का क्यूब नहीं होता है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 64 नंबर पे।
राहुल क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, सुपर टेट के नोट्स अवेलेबल नहीं है, परेशान मत हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप। आई नो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, और दिल्ली मुखर्जी नगर से कर रहे हैं। 64 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से करो भाई। यहाँ पर हमको क्या दिए गए, स्पेशल अक्षर दिए गए हैं, देखो भाई स्पेशल अक्षर दे दिए गए, COM। COM के लिए आपने इन तीनों को उठा लिया। अब ये तीन आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, देखो जरा, देखो 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 देखो, मिल गया कहाँ, ये इसी ऑप्शन में ही मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, तो यही सही आंसर होगा। ज़्यादा मेहनत मत करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी से सॉल्यूशन करना है। अब नोट्स कहाँ मिलेगा ये जानकारी मेरे पास नहीं है, बहुत सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में सर्च कर लो। यहाँ मुखर्जी नगर में हो तो बहुत सारे वहाँ पे इंस्टीट्यूट होंगे, बहुत सारे टीचर होंगे जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते होंगे, तो आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स तो अवेलेबल होंगे आपके पास में, नहीं है तो आप वहाँ से परचेस कर लें, है ना। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ती है 65 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 33 किलोमीटर चलती है, उसका मुख किस दिशा की ओर है? अभी सुपर टेट की क्लासें रुकी हुई हैं, चल नहीं रही हैं, नोट्स नहीं मिलती है, ओनली पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ पर आ जाइए। देखिए टीना पूरब की ओर 45, पूरब दिशा ये है ना, पूरब की ओर कितना गई, 45 किलोमीटर, उसके बाद में ये दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ करके 65, दाएं मुड़ करके 65 किलोमीटर गई, ठीक है। फिर ये बाईं ओर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ी तो ऐसे मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ करके 33 किलोमीटर जाती हैं। अब इनका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है, तो पूरब दिशा की ओर है। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 66 नंबर आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सबको अच्छे से? जल्दी से आंसर करिए, देखो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है सभी को, एक बार जल्दी से चेक करो, क्वेश्चन सभी को साफ साफ दिख रहा है? 66 नंबर। क्वेश्चन सभी को साफ साफ दिख रहा है? कमेंट करो जल्दी से, बताओ फटाफट से। चलो दिख रहा है तो फिर करो जल्दी से। इसमें कह रहा है ए बी का पति है और सी ए का पुत्र है, ठीक है। डी और ई एफ के बच्चे हैं, जो ए और बी की बहू है, जो ए और बी की बहू है, ठीक है। आगे बोलता है सी और एफ के बीच में क्या संबंध होगा, क्लियर नहीं है। एक काम कर लो, राइट साइड में चले जाओ, 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, 3 डॉट, यहां पर जाकर के वीडियो की क्वालिटी को 360p पे कर लो, इन 3 डॉट में जाकर के वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर लोगे, रिजोल्यूशन बढ़ा लोगे, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। इसमें कह रहा है देखो चलें सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है ए बी का पति है, ध्यान देना, ए जो है वो बी का पति है तो ये पत्नी हो गई। सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र हो गया। डी और ई एफ के बच्चे हैं, डी और ई जो है वो एफ के बच्चे हैं। एक सेकंड, डी और ई जो हैं वो किसके बच्चे हैं, एफ के, ये दोनों बच्चे हैं, एफ के ये दोनों बच्चे हैं। अच्छा, जो ए और बी की बहू है,
यानी ये जो है ये किसकी बहू हो गई, ए और बी की। तो एफ कौन हो गई, बहू, और इसके बच्चे कौन यहां पर दिए हैं, देखो डी और ई। ठीक है, इसको यहां से रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। चलो समझने का प्रयास करना। देखो प्रश्न में क्या कहा इसने कि सी और एफ के बीच में क्या संबंध है। सी और एफ के बीच में क्या संबंध है आपको दिख रहा होगा। सी और एफ के बीच में क्या संबंध है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ए बी की बहू कौन है, एफ, ए का पुत्र कौन है, सी। तो सी और एफ के बीच में संबंध क्या है, सी और एफ के बीच में क्या संबंध होगा। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ये पता चल रहा है यहां से कि सी की सी की दो बहनें हैं। ए वाले में आएंगे, सी की दो बहनें हैं, एक उससे बड़ी और दूसरी उससे छोटी है। गलत, छाछठ में ये गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। हाँ भाई, इकलौता पुत्र दिख रहा है हमें तो इकलौता पुत्र दिख रहा है, ये वाला पॉइंट सही हो रहा है। डी ई का भाई है, बिल्कुल नहीं, पता नहीं चल रहा, इनके लिंग नहीं दिए गए हैं तो पता नहीं कर पाएंगे कि डी ई का भाई है या ई डी की बहन है, ये भी नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि यहां पर लिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, लिंग यहां पे नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहां पर बी के साथ में जाएंगे। समझ आ गया सभी को ये। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी और एफ के बीच में क्या संबंध है वो तो आप समझ ही गए, पति पत्नी का है। लेकिन यहां पर आपसे ये कह रहा कौन सा कथन सही है, तो एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर आशीष कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, तो इसमें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा था टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गई, तो टीना यहां से गई 45 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर वहां से दाएं मुड़ती है तो दाएं मुड़ दिया, कितना चली, 65 किलोमीटर चली। इसके बाद में बाएं मुड़ती है तो बाएं मुड़ दिया, यहां से 33 किलोमीटर चली। अब ये कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो मुख अगर देखोगे तो डायरेक्शन हमने आपको क्या बताई थी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो डायरेक्शन आपको क्या मिल गई, पूरब। इतना हलवा सा क्वेश्चन था, इसमें क्या ऐसा जो आपको नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताइए एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया। अव्यवस्थित मतलब समझ रहे हो, यानी सही ढंग से नहीं लिखा गया, अव्यवस्थित ढंग से लिखा है, व्यवस्थित नहीं है, और उनके लिए अंक दिए गए हैं। ठीक है, उस विकल्प का चुनाव करें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है। मतलब इन अक्षरों का प्रयोग करके एक ऐसा शब्द बना लीजिए जो क्या हो, जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द बन जाए, और फिर इनका सही क्रम लगा लो। तो 67 नंबर पे राइट आंसर क्या बनेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखो यहां पर क्या बनेगा, एडिशन बनेगा, ए डी एच ई एस आई ओ एन। अब यहां पे लिख लो, ए के लिए कोड कितना है 2, एन के लिए कोड कितना है 7। तो एक ही विकल्प आपको नहीं दिख रहा है, और भी विकल्प दिख रहे हैं। तो देखो डी के लिए कोड यहाँ पर क्या दिया है 3 है, और एच के लिए कोड 5 है। ठीक है, ई के लिए कोड 6 है, एस के लिए कोड 8 है, आई के लिए कोड 1 है, और ओ के लिए कोड 4 है। तो इस प्रकार से सही आंसर यहाँ पर क्या करोगे आप, सी, सी कर लो, सी। वनरक्षक की लाइव क्लास लेना चाहता हूं सर। वनरक्षक की क्लासें अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जय माता की। हाँ, क्लासें हो चुकी हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
भी सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, और सारी क्लासें अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल का नाम है, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखो 74 नंबर में आपसे कह रहा है कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, और कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा, ये आपको बताना है। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो पेपर है वो शुरू करना है, मॉडल पेपर करा रहे हैं, तो इसको यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और बाकी इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करके बाकी आगे के जो ये क्वेश्चन रह गए हैं ये आप लोग कर डालना, ठीक है। नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। अपनी जो भी समस्या है यहाँ से आप बता सकते हैं मुझे। चलिए, यहाँ पर कह रहा आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, समझ रहे हैं। आम और नारियल का पेड़ बराबर बराबर है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यानी केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से क्या हो गया, छोटा हो गया। ध्यान देना, बहुत गौर से समझना, प्रश्न में ही कर रहे हैं, देखो सॉल्यूशन। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, तो अमरूद का पेड़ तो केले के पेड़ से भी छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि पर आम के पेड़ से ऊंचा है, ध्यान देना, पर अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, तो आम और नारियल तो इससे छोटे ही हो गए। सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा हो जाएगा, भैया टेट जो होता है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुपर टेट कब होता है, जब वैकेंसी आती है, ठीक है। इंस्टाग्राम में आपको क्या खोजना है, इंस्टाग्राम में यही जो चैनल का नाम है यही सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। मिस प्रियंका क्लास अब खत्म हो रही है, तब आप लेट लेट आ रहे हो। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा मिल गया आपको, ताड़ का। ताड़ का सबसे ऊंचा पेड़ होगा, ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि देखो ताड़ के पेड़ से छोटा केले का पेड़ है, और केले के पेड़ से छोटा अमरूद का पेड़ है, और अमरूद के पेड़ से छोटा आम, और साथ ही साथ आम और नारियल के पेड़ बराबर हैं, तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, ताड़ का पेड़। रुचि वर्मा क्लास खत्म हो रही है, तब आप ज्वाइन कर रहे हो, गुड इवनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। ये पीडीएफ दे दूंगा, सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो जय हिंद सभी को। अगली